कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और हम ही क्या, आज तो देश का हर नेता ही खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। जो दिल में साफ साफ कहा जा रहा है। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। भाई अच्छी बात तो है, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? अब मोदी के सामने बनाया था एक गठबंधन INDIA। अब इसको कहो इंडिया अलायंस तो बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं, इंडिया अलायंस कहो तो कांग्रेस वाले चिढ़ जाते हैं। तो बीच का है इंडिया ब्लॉक बोलिए। इंडिया ब्लॉक तो इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। अब इंडिया ब्लॉक बना कब और टूट कब गया किसी को पता ही नहीं चला। आप कहीं कब टूटा? भाई सब बता रहे हैं, केजरीवाल जी बता रहे हैं टूट गया, तेजस्वी यादव बता रहे हैं टूट गया, बयान पे बयान। बात करता हूं प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। केजरीवाल साहब दिल्ली में इलेक्शन। सर केजरीवाल जी का आज बयान आया कि दिल्ली में तो इंडिया अलायंस नहीं है, ऐसे ही बोले। फिर तेजस्वी यादव का बयान आया, वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था ना, तभी तक के लिए था। अच्छा साहब, अखिलेश यादव बोले भाई ये देखो दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल, हमें तो केजरीवाल जी पसंद है। वो केजरीवाल जी की सभा में जा रहे हैं, उन्होंने चुन लिया। TMC से बयान आया, सर बोले ममता जी को बहुत पसंद है केजरीवाल जी, तो हम तो केजरीवाल जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ नहीं है। संजय राउत बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल जी को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए था। हम अभी तय कर रहे हैं हम किसके साथ हैं। जब पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता बोले देखिए साथ में लड़ते तो अच्छा था, वैसे जीत तो केजरीवाल ही रहे हैं। कांग्रेस का नेता बोल रहा है। अशोक गहलोत बोले दिल्ली तो केजरीवाल हमारे दुश्मन है। ये सब इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया ब्लॉक वाले हैं, सब के सब। सबसे मजेदार बनाया संदीप दीक्षित का पृथ्वीराज चौहान पे। बोले वैसे तो इन पार्टियों का जो सब केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, इनका 2.5 वोट नहीं है दिल्ली में। और अपनी पार्टी के पृथ्वीराज चौहान को कहा बोला आप भी टिकट मांग लो केजरीवाल से, दिल्ली में ही लड़ लो। तो उमर अब्दुल्ला का भी बयान है। हाँ, ट्वीट किया उन्होंने, उनका सबसे अच्छा है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई कोई बैठक तो हुई नहीं है, कुछ पता नहीं नेता कौन है, कन्वीनर कौन है, क्या है। तो अगर इसको खत्म करना तो खत्म कर दो। तो मतलब जो लोग हैं उनको मालूम नहीं कि है कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा उसी बयान में प्रदीप जी कि दिल्ली के चुनाव हो जाए उसके बाद मैं कहूँगा बैठक बुलाओ और जो करना है कर दो। मतलब खत्म भी शामिल है उसमें। नहीं बट सर इन अ वे इट इज सैड भाई कि एक आपने अच्छा प्रयास किया था कि सारे विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, उसकी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता, कुछ बनता नहीं था, कुछ नहीं हुआ। दिसंबर 2023 के बाद से हम मिले नहीं, मीटिंग तक नहीं आपने। कांग्रेस इसलिए बना रही थी कि राहुल गांधी की लीडरशिप पूरे विपक्ष के लिए उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए। वो हुआ नहीं। राहुल गांधी को उसका अध्यक्ष बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। किसी और के नाम पर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई, न तो नीतीश कुमार न ममता। तो मामला जो है कन्वीनर पर ही अटक गया, अध्यक्ष की तो बात ही नहीं आई। तो हमने नाम सही दिया ना प्रोग्राम का सर, ये देखिए राहुल फिर अकेले। आप कह सकते हैं, मतलब जो स्थिति है। कह देगा अकेले कब नहीं थे। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे अकेले कब नहीं थे, लेकिन भाई यूपीए तो था ही, तो इसलिए नहीं कह सकते कि अकेले, पहले भी अकेले थे। सवाल यह है कि यूपीए जो बना था उसका एक लक्ष्य था, कॉमन प्रोग्राम भी बना था लेफ्ट के साथ, और उसमें एक कोहेसिवनेस दिखाई देती थी। इसमें पहले दिन से बिखराव दिखाई देता था। कोई जोड़ का जो है वो केवल सत्ता की, हम अगर मिलकर लड़ें तो ये जो फॉर्मूला चलता है ना, मैं तो 1971 से देख रहा हूँ कि देखिए सत्तारूढ़ दल को इतने % वोट मिले, उसके खिलाफ इतने % हुए, सब मिल जाएं तो हरा देंगे। ये गणित जो है वो चुनाव में चलता नहीं। चुनाव में केमिस्ट्री काम करती है और बहुत सारे मुद्दे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जिन दो लोगों ने अलग अलग पार्टियों को वोट दिया, एक साथ वो पार्टियां आ जाएं तो वो वोट जो है दोनों जो है उनकी तरफ चला जाए। एक बात मतलब हम शुरुआत एक एक करके चलें। इंडिया ब्लॉक फॉर ऑल पर्पसेस इज डेड, खत्म हो गया ये। निश्चित रूप से भाई, जब उसके घटक दल ही मानने को तैयार नहीं है तो हम आप कब तक उसको ढोते रहेंगे। ठीक है,
क्यों हम माने कि वो चल रहा है? इस सेंस में इसकी चर्चाएं बंद हो जानी चाहिए ना। नहीं, देखिए, चर्चा तो बंद नहीं होगी जब तक वो फॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता, तब तक तो चर्चा चलती रहेगी। कल देखिए, अभी अब कौन जाके सर इसका अंतिम संस्कार करने वाला है, कल होगा नहीं। कल को कौन से किस राज्य में कौन किसके साथ हो जाए किसी को पता नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मिल्कीपुर में तो साथ आ गए हैं। उनका साथ आना ये होता है कि तुम बैठ जाओ, मैं लड़ रहा हूं। हाँ, वही साथ है। साथ का मतलब तो ये होता है कि दोनों मिलकर कैंपेन करें। भाई अभी तक जो गठबंधन देखे हैं उसमें तो यही होता है। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो किया कैंपेन, उसके बाद जो बाई इलेक्शन वगैरह हुए उसमें उस तरह से कैंपेनिंग नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर कैंपेन किया, तभी नतीजे भी ऐसे आए। अगर नतीजे, लेकिन मैं बहुत दिलचस्प बात बताऊं, जो अभी आप कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, बड़े प्रवक्ता मतलब वाचाल प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि भाई देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस जीते तो इंडिया गठबंधन सरकार बनी, और दोनों मिलकर सरकार बनाने तो इंडिया गठबंधन सरकार बनी। बोले हमारे हाथ में तो बल्ले बल्ले, हमारे तो बल्ले बल्ले है। तो आप सोचो कि ये भी एक मैं शेर कह दूंगा, हाँ, वरना फिर आपके प्रोग्राम का जो है, नहीं आपने वो शेर जो है, मंजिल का मिल जाना कुछ आसान नहीं है। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं बस मुसाफिर को ही पता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मंजिल तो मिली नहीं। इंडिया गठबंधन बना था बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को रास्ते ने हटाने भी के छीन लिए, लिया और मंजिल मोदी को भी हटाने के मिली। लिए, तो वो तो मिली नहीं। सर मैं कहूँ, मुझे लग रहा है सारे नेता एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, और समाजवादी पार्टी वाले तो आपने सही कहा, वो मजे ही ले रहे हैं। उनको पता है दिल्ली में क्या हमारा क्या है, लेकिन सबको याद आ रहा है कांग्रेस ने हमारे साथ क्या क्या किया था। यही एमपी के चुनाव में वो चिरकुट पार्टी वाला प्रकरण नहीं हुआ था, कौन अखिलेश वखिलेश। हरियाणा में आपने अरविंद केजरीवाल को 4 सीट देने से मना कर दिया था। सब स्कोर सेटल कर रहे हैं, सब। और ये तो अरविंद केजरीवाल जो है, या दिल्ली का चुनाव उसका बहाना बन गया, क्यों सर? नहीं, मुझे इसके पीछे एक बड़ी राजनीति नजर आती है। और राजनीति क्या है, अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि भाई दिल्ली में अगर कांग्रेस बढ़ती है तो मैं फंस सकता हूं, ये अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से लगा। इसीलिए जिस दिन अजय माकन ने उनको देशद्रोही कहा, वो ऑल आउट अटैक पे चले गए। उन्होंने कहा हम बाकी गठबंधन दलों से बात करेंगे, इंडिया को बाहर निकालो। खैर इम्प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन उन्होंने हर किसी से बात की और हर किसी को यह समझाया कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है हम, तो आप कांग्रेस को कहो बैकआउट हो जाए। इसीलिए अजय माकन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने मुद्दे आए। संदीप दीक्षित के अलावा आज की तारीख में कांग्रेस का कोई नेता अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा है। देवेंद्र यादव भी ढकी छुपी बात कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि आप लोग जो है बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप अरविंद केजरीवाल के पीछे मत पड़िए। और इसके पीछे जो दीपक बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये लगा, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले ही लग गया था कि हम कमजोर विकेट पे हैं, वरना वे अलायंस न करते कांग्रेस पार्टी से। उनको लगा शायद इससे कुछ फायदा मिल जाए, इससे फायदा मिलेगा, तो इससे एक रास्ता बनेगा जो है विधानसभा चुनाव। डर क्या है? डर ये सिर्फ इतना है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो मुस्लिम वोट ले जाएगी। वही मुस्लिम वोट का ही है, सिर्फ वही है। और इसके अलावा और जो अखिलेश यादव के कैंप की जो मतलब उनका जो फीडबैक है कि दिल्ली में मुसलमान कांग्रेस को वोट करना चाहता है। अच्छा, उसके भी कारण है सर। नहीं, बिल्कुल कारण होंगे। और उनके सामने उदाहरण है भाई, सबसे बड़ा उदाहरण तो पहले कर्नाटक, फिर तेलंगाना, चुनाव पलट गया। और ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि देश भर में मुस्लिम मतदाता का झुकाव कांग्रेस की ओर है। कहीं कहीं इस शर्त पर भी कि कांग्रेस हारे या जीते, कांग्रेस का ये पूछने वाला था, कांग्रेस को कहा तो ये जाता है कि मुस्लिम मतदाता वहां झुकता है जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। तो दिल्ली में तो वो चैलेंजर केजरीवाल ही है। लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो या हराने की स्थिति में आ सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। ये अलग अलग राज्यों में जरूर जो है अलग अलग ताकत है, लेकिन जब तक कांग्रेस को मजबूत नहीं करेंगे तो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हम चोट नहीं पहुंचा। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर। कौन कौन लोग हैं जो आज बोल रहे हैं? शिवसेना जो कह चुकी है हम कांग्रेस से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन में नहीं करेंगे। ममता बनर्जी, जिनको पता है कि कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस भी कर लेती है। ममता बनर्जी, जिनको पता है कि राहुल के ज्यादा बेहतर दोस्त लेफ्ट वाले हैं, ममता बनर्जी इसीलिए उनको व्यक्तिगत तौर पर शायद बेहद कम पसंद करती हैं। ये भी एक फैक्ट है।
और तीसरा कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव, जिनको पता है 2027 उनके लिए चुनौती है, और अगर वो अपने वोट बैंक को या मुसलमान वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ जाने देंगे तो कांग्रेस कहीं मजबूत ना हो जाए। ये लोग, और अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट किससे ले रहे हैं? ममता बनर्जी से, जो मुसलमान वोटों की चैंपियन है, मुस्लिम तुष्टीकरण की चैंपियन है, अखिलेश यादव से, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन है, जिन्होंने फैजाबाद से जो जीत के आए उनको हीरो बना के घुमा दिया। तीसरा वो मदद ले रहे हैं, किससे मदद ले रहे हैं? उद्धव ठाकरे जो नए नए उद्धव ठाकरे जो नए नए मुल्ला बने हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसलमान क्यों डबल माइंडेड है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा 2020 से 25 तक उन्होंने क्या काम किया मुझे नहीं पता, जेल बेल और घोटाले के खेल और झाड़ू से दारू तक, यही सब आरोप लगे। 20 से 25 उनका एक काम गिरा दीजिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर किया। सर, उसका भी कुछ असर। और एक 2020 में ही चुनाव के तुरंत बाद दंगे हुए थे, और उस वक्त वो अपने आप को राइट विंग हिंदू बताने के लिए उन चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो मुसलमानों को पसंद नहीं आए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी, हिंदू बन गए। हिंदू बनने के बाद जो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि किसी का मस्जिद गिरा के मंदिर नहीं बन सकता, वहां पर आप सपरिवार दर्शन करने चले गए। इंडिया गठबंधन के आप इकलौते एलाई हैं जो राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो मुसलमानों के पास सोचने के बहुत पॉइंट है। और गुजरात में गणेश लक्ष्मी की, हाँ, वो भी उन्होंने नोट पे जो है, नोट पे जो तस्वीर आ जाए, गुजरात चुनाव में तो उन्होंने। और एक बात में और एक लाइन कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी। गुजरात में जो है कांग्रेस पार्टी ने इनसे कहा था अरविंद केजरीवाल से कि आप थोड़ा बैकआउट हो जाओ, हमको लड़ने दो। नहीं बोलो, अरविंद केजरीवाल ने वहां गुजरात में उनकी बात नहीं मानी थी। अरविंद केजरीवाल फुल फोर्स में लगे थे, लेकिन यहां पे देखिए उन्होंने सभी एलाइज को मैनेज कर लिया है। आप, हाँ, मैं यही पूछने जा रहा था कि ये केजरीवाल की कामयाबी है कि उन्होंने सबको अपने पीछे लगा लिया, उनका मैनेजमेंट। तुम कांग्रेस को छोड़ो। दो लोगों की कामयाबी, केजरीवाल की और राहुल गांधी की। केजरीवाल की जोड़ने की, राहुल गांधी को तोड़ने की। लोगों को कैसे दूर भगाया जाए इसके एक्सपर्ट बनकर उभर रहे हैं राहुल। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि ये सब कुछ अगर हुआ और केजरीवाल ने सारे इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को अपने पाले में कर लिया, तो इससे तो कांग्रेस और मजबूती से लड़ने के लिए आगे आएगी ना। तो फिर लड़ कहां रही है? बैठेगी क्यों? सौरभ भाई, लड़ कहां रही है? यही तो सवाल है ना। दिल्ली में दुविधा में है। दुविधा ये है कांग्रेस की, जो प्रदीप जी कह रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा और खोल देता हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भाई बीजेपी की भाषा मत बोलिए। राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो और चढ़ जाएगा और हमारे लिए फिर देश में मुश्किल होगी, इसलिए किसी तरह बीजेपी को रोका जाए दिल्ली में, चाहे भले आम आदमी पार्टी। ये राहुल गांधी का थॉट प्रोसेस है। दिल्ली के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनका थॉट प्रोसेस ये है कि आम आदमी पार्टी की बिल्कुल ना बने, भले बीजेपी की बन जाए। इससे क्या होगा कि हमें फिर अपना रिवाइवल का मौका मिलेगा और पूरे देश भर में जो चेकमेट करती है आम आदमी पार्टी वो खत्म हो जाएगा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी हारेगी। ये नेताओं का है। इसीलिए शुरू में अजय माकन, संदीप दीक्षित एकदम जिसको कहते हैं पिल पड़े, लेकिन उधर से राहुल गांधी का ये आ गया कि नहीं भाई, इंडिया ब्लॉक नहीं टूटना चाहिए, अपोजिशन की यूनिटी बनी रहनी चाहिए, जैसा भी ये चुनाव लड़ो, लेकिन ये न लगे कि ऐसे क्या चुनाव लड़ेंगे। तो ये यही मैं कर, ये जो दुविधा है ना, तो कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। और एक मैं गाना जो है ना वो सुना दूं आपको। एक फिल्म आई थी ना शायद, जिसमें का एक गाना है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, मुझे याद आ रहा एक में भी अकेले थे, 100 में भी, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। यही गाना मुझे याद आ रहा था। वो चीजें हैं। लेकिन ये दुविधा में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा दुविधा में रही है। हमेशा रीजनल पार्टी को लेकर के बिहार में कभी अकेले लड़ गई, कभी लालू के साथ मिलकर लड़ी, कभी अकेले लड़ गई। अब 2007 का जो चुनाव हुआ, मैं कह रहा हूं फिर आपको बीजेपी को यूपी में, अब यूपी में पिछले 2022 में अकेले लड़ गई, प्रियंका गांधी को झोंक दिया और नतीजा आया 2 सीट। अलायंस कर लेते ना केजरीवाल से, आपने लोकसभा में अलायंस किया ही था ना, तो कोई आप अनहोनी तो करने जानी। केजरीवाल तैयार नहीं थे, केजरीवाल ने लोकसभा में जो प्रदीप जी कह रहे हैं डर के किया था। वो डर है जो मायावती को है कि कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया तो कांग्रेस का ही वोट बैंक लेकर तो हम यहाँ खड़े हैं, वो वापस चला जाएगा। एक बार झुग्गी झोपड़ी का वोट अगर दिल्ली में कांग्रेस के पास चला गया तो केजरीवाल की राजनीति खत्म। दोनों एक ही वोट पे खेल रहे हैं ना। तो जिसके घर पे आपने कब्जा किया है उसी को बुला के घर में रख लेंगे तो कितने दिन आपको रहने देगा। लोकसभा चुनाव में तो घबराहट थी, जो कर्नाटक और तेलंगाना के बाद जो वोटों का फ्लो कांग्रेस की तरफ बढ़ा था, तो यही घबराहट सबको थी, वरना थर्ड फ्रंट बनाने की पूरी तैयारी थी। टीआरएस और ये मिलकर के अखिलेश यादव और तो ये थर्ड फ्रंट ही बन गया सर। नहीं, मैं लोकसभा चुनाव बात कर रहा हूं। इंडिया ब्लॉक माइनस कांग्रेस क्या थर्ड फ्रंट? मैं लोकसभा चुनाव बात कर रहा हूं। वरना तो एक बार तो ये
सब गए थे भाई, अखिलेश भी गए थे वहाँ, तेलंगाना गए थे, हैदराबाद उनसे केसीआर से मिले, ममता भी नहीं चाह रही थी, तो तैयारी थी। लेकिन जो कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर से आए, उससे इनको घबराहट हुई। इसी कार्यक्रम में या इंडिया टीवी पर ही कहा था कि अखिलेश यादव तैयार ही नहीं थे, वो अलायंस के लिए, इंडिया, हाँ, इस अलायंस के पक्ष में ही नहीं थे। वो तो मुस्लिम वोटों का प्रेशर था कि भाई साथ रहो, क्योंकि हम तो वो प्रेशर। अब 27 का चुनाव देखिए, 27 अब तेजस्वी यादव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने बिहार के, तो वहां कांग्रेस को जितना ज्यादा बार्गेनिंग पिछली बार 70 सीट दे दी थी, पछताए। तो अब वो कांग्रेस को 25-30 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश जी पिछली बार 17 में 100 दे दी थी उन्होंने, 102-4 सीटें, इस बार 50 नहीं देंगे। तो ये जो इनकी लड़ाई, अपने अपने कारण भी है इसमें और सबके। दूसरा मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर। एक परसेप्शन गया था कि हो सकता है 2024 में जो 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई है तो मुसलमान उसकी तरफ झुकाव की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तमाम ये पार्टियां एकजुट हुई हैं वो ये कहना चाहती हैं कि मुसलमान वोटों को कि देखिए भाई हम ही असली है, ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही हैं, हम ही लड़ सकते हैं और इनको ये दिखाओ कांग्रेस वालों को कि हमको साथ लेकर चलना मजबूरी है, साथ लेके नहीं, हमारे पीछे चलना मजबूरी है। ये बिल्कुल सही लाइन बोली सर ने कि पीछे चलना मजबूरी है, और यही वो जताना चाहते हैं और यही उन्होंने जताया है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ हमको बार्गेनिंग पावर बनाना है। मुझसे किसी ने कहा कि इसका कांग्रेस को फायदा ही होगा, अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के लिए खड़े होने की। कांग्रेस लगता है फायदा नहीं, फायदा तो कहीं से नहीं होने वाला, लेकिन यह है कि नुकसान भी नहीं होगा। जीरो है तो जीरो के नीचे माइनस सीट तो आने वाली नहीं, तो जीरो है तो जीरो ही रहेंगे। 4% वोट है, मान लीजिए 4.5% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं, फायदा तो हो सकता है अगर आप जम के लड़े, अगर आप ऐसे आधे अधूरे अगर हैं कि अगर में ही सब खत्म नहीं, हो फायदा हो सकता है। लेट मी गिव यू सिचुएशन। मैं राहुल गांधी हूं, अब मैं ये देख रहा हूं, मैंने तो अपने लोगों से कहा कि भाई बीजेपी की भाषा मत बोलो, अब अरविंद केजरीवाल को गाली देने की जरूरत नहीं है, भले तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो। मैं तो कि हम लोग एक ही लोग हैं, मतलब सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, मैं तो ये भावना रख रहा हूं, और तुम सबके सब मेरे खिलाफ इसके साथ मिल गए जाकर के। नहीं, तो आपको गलतफहमी है ना, गलतफहमी है कि हम एक ही हैं। अरे आपको अगर इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि आपका घर उठा के ले गए, वो आप ही का वोट लूट कर ले गए। मैं कह रहा हूं मैं गलतफहमी में भी था, लेकिन तो भाई अब तो तुम खुल के मेरे खिलाफ हो गए ना। खुल के खिलाफ हो गए। साथ कब थे? ममता बनर्जी कब साथ थी? तो अरविंद केजरीवाल जो है केवल लोकसभा चुनाव में जो अलायंस हुआ उसको छोड़ दीजिए, उसी लोकसभा चुनाव में पंजाब में अलायंस किया क्या कांग्रेस पार्टी लड़े, उनसे खिलाफ लड़े और कांग्रेस को फायदा हुआ। हरियाणा में अलायंस हुआ। आश्चर्य की बात यह है सौरभ कि पंजाब के रिजल्ट लोकसभा के दिखाते हैं कि अगर कांग्रेस चाहे तो अपने पुराने वोट बैंक को आम आदमी पार्टी से वापस ले सकती है, लेकिन राहुल गांधी को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिख रही, ये मेरी समस्या। अरे राहुल गांधी को तो कल ही तुरंत संदीप दीक्षित, अजय माकन दोनों की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए केजरीवाल के खिलाफ, अगर लड़ना है तो। मैंने क्या कहा, फायदा तभी हो सकता है जब आप जम के लड़े। आप ये नहीं हो सकता कि ताल भी ठोकते जाओ, पीछे भी हटते जाओ, तो वो नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें कि अगर आपको दिल्ली में अपनी जमीन लेनी है, क्योंकि यहां आप ले सकते हो, अभी आपके अंदर अभी स्ट्रेंथ है, अभी आप यूपी बिहार वाली स्थिति में नहीं हो, भले सीट आपकी एक भी ना आई हो। 4% वोट, लोकसभा चुनाव में तो 20% वोट है ना, लगातार वोट तो है ना, गलती करते जा रहे हैं। 3 सीटों पर अगर आप लड़ते हो और आपका 19% वोट आता है तो वोट तो है, इसका मतलब। तो आप पहली 2019 में आम आदमी पार्टी 2013 में समर्थन देके, फिर 2015 में शीला दीक्षित को बैकग्राउंड में ढकेल के, जो आपकी 15 साल की मुख्यमंत्री जिसका इतना बड़ा अचीवमेंट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि खराब काम किया हो। वो तो विपक्षी भी नाराजगी शीला दीक्षित से कम थी, केंद्र सरकार से ज्यादा थी, उसी को भुगतना पड़ा, उनको भुगतना पड़ा। तो 2013 में वो, और आपने 15 में उनको चुनाव प्रचार से ही बाहर कर दिया। तो आपने पार्टी तो तश्तरी में रख के अरविंद केजरीवाल को दे दी, और आप कह रहे हैं कि उस तश्तरी की तरफ कोई देखे ना, वो उन्हीं के पास रहने दो। ये सब लोगों ने मिलकर, मैं पता नहीं, आज मुझे बड़ा सिंपैथेटिक फील कर रहा हूँ राहुल गांधी के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है इन सब ने मिलकर प्ले कर लिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी केजरीवाल के साथ कभी हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, सब जानते हैं इस बात को। राहुल केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड है कि मैं तो महीनों से मिलने का वक्त मांग रहा हूं, मुझे राहुल गांधी समय नहीं दे रहे हैं। अरे भाई 2013 में जब समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने, तो राहुल गांधी तब तैयार नहीं थे समर्थन देने के लिए,
लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम जो मैनेजर लोग थे उन्होंने समझाया, जैसे 90 में राजीव गांधी को समझाया गया था कि मुलायम सिंह को समर्थन दो, जब जनता दल से मुलायम सिंह अलग हुए थे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सत्यानाश हो गया उसी एक बड़े फैसले से। और दिल्ली में जो समर्थन दिया मैनेजरों ने कि अरे फिर वो सेकुलर पार्टी और फिर बीजेपी तोड़ के बना लेगी, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और समर्थन दिलवा दिया। समर्थन दिलने के बाद मतलब सामने वाले की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ ली। तो बीजेपी को केवल रोकने के लिए, अरे भाई रोकने के लिए आप अपनी ताकत बढ़ाइए ना। जो लाइन है उसको छोटा करने की कोशिश की बजाय बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कीजिए। पहली बार में हो सकता है नहीं हो, दूसरी बार में नहीं हो, तीसरी बार में होगा, चौथी बार में होगा, लेकिन होगा जरूर अगर आप कोशिश करते रहेंगे। आखिर बीजेपी 2 सीट से 303 पे पहुंची कि नहीं? बिल्कुल कोशिश तो वो एक दिन में तो नहीं हो गया। अगर निराश होकर घर बैठ जाते तो पार्टी बंद कर दी तो होती। यूपी बिहार सब जगह अब अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल, अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अकेले मुझे याद है 2007 में दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हार गई चुनाव, तो उन्होंने कहा आज से ही जितने कैंडिडेट थे उनको जिला अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए और उनको छूट देनी चाहिए कि अपनी जिला कमेटी जैसी बनाना चाहे बना लें। आज से ही उम्मीदवार घोषित कर दीजिए तो 5 साल में आपके पास आज जो है उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो ये ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई ये कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं था, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन कुछ तो करेंगे अलग। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे तो नतीजा भी वैसा ही आएगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है कुछ नया सोचने की, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं, उस तरह से सोचने की, संगठन को खड़ा करने की, मजबूत करने के लिए आप चुनिए हर जिले में कौन है जिसमें प्रतिभा है जो आगे ले जा सकते। उसमें हो सकता है 50% फेल हो जाए, लेकिन अगर 25% भी कामयाब होते हैं तो मिलेगा। तो फिर आपकी ताकत तो बढ़ेगी ही। पर मुझे नहीं लगता सर वो इस तरह से प्रयास करना चाहते हैं। राहुल गांधी का बड़ा एम है कि उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एग्रेसर दिखना है, एक लड़ाका दिखना है। वो उसी इमेज को बचाए रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये आभा मंडल उनके खिलाफ एकत्रित रहे और जितनी बार्गेनिंग कर सके उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते रहें। सवाल यहाँ पर यह है कि आधे से ज्यादा राज्यों की इकाइयां कांग्रेस में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी लोग दिल्ली डिफंक्ट है जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी आपकी जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां भी आपकी सब और जो लड़ सकता है, जो आपका चेहरा है संदीप दीक्षित, उसको रोज अपनी पार्टी के नेताओं से सुनने को मिल रहा है। इन सारे नेताओं की जिनकी हमने बात की, इंडिया गठबंधन के बाकी 2, इनकी कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ क्या इक्वेशन लगती है आपको? देखिए राहुल गांधी के साथ अखिलेश और राहुल गांधी, व्हाट इज द इक्वेशन? अखिलेश और राहुल गांधी की मेरे हिसाब से कोई इक्वेशन नहीं है। बीच में जब कोई मीडिएटर होता है तो वो उसको करता है। अखिलेश और प्रियंका की है केमिस्ट्री, बातचीत भी होती है, कम्युनिकेशन भी है। राहुल गांधी से डायरेक्ट नहीं है। ममता बनर्जी से राहुल गांधी का कोई सवाल ही नहीं। स्टालिन से मुझे नहीं पता राहुल गांधी कितनी स्टालिन बात से अच्छा है करते हैं। राहुल गांधी, मुझे नहीं स्टालिन से पता। अच्छा है राहुल गांधी का। एक स्टालिन ही है जो साथ देते हैं कांग्रेस का। नहीं, पर स्टालिन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फोन करके बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती से दिल्ली में मत लड़ाइए, क्योंकि सबसे पहला फोन मेरी जानकारी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने जिन सहयोगी दलों के नेताओं को किया था उसमें स्टालिन एक थे। स्टालिन ने मना चुके कांग्रेस को। स्टालिन भी लेकिन स्टालिन की क्वेश्चन अच्छी है राहुल गांधी से। उद्धव ठाकरे की क्वेश्चन ठीक है राहुल गांधी से। तेजस्वी की ठीक है, सो है। अखिलेश और इनकी ममता की तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, सबको मालूम है। ये क्या अखिलेश जी की जब तक चुनाव में तो साथ करते रहे, लेकिन प्रियंका से ठीक है, ये भी सही है। उमर अब्दुल्ला बहुत चिड़े हुए हैं, वो तो कहते ही रह गए, बहुत चिड़े हुए इन चुनाव के बाद, तो कहते ही रह गए कि आप जम्मू में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कश्मीर हम पे छोड़ दीजिए। जम्मू में कैंपेनिंग नहीं किए, इसके कारण उनकी सीटें कम हो गई, नहीं तो उनके गठबंधन की सीटें आप इजाजत देंगे? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो थैंक यू सर। अब सर कांग्रेस अपने आप को जिन परिस्थितियों में पा रही है, इसके लिए सोनली राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? भाई जो फैसले लेगा किसी भी संगठन में, किसी भी संस्थान में, जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन सही गलत होने की मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही और श्रेय उसी को मिलेगा ना। अगर कांग्रेस पार्टी को आज 250 सीट मिल गई होती लोकसभा में, तो उसका श्रेय राहुल गांधी के अलावा किसको मिलता?
हमने तो 100 सीट का भी दिया, 99 का भी दिया भाई, 99 का 99 का दिया, और उन्होंने मान लिया कि हम तो जीत गए 99 सीट पर। उनको लगा 100 में से 99 है, उनको लगा 100 में से 99 है। तो उससे समझिए, किसी ने कहा भी कि गलत समझ रहे हैं, ये 100 में से 99 नहीं है जी। तो आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं होगा और क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हुई, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं होगी। जब डॉक्टर रोग की डायग्नोसिस करेगा तभी तो इलाज करेगा। यहां तो बिना डायग्नोसिस के जो है इलाज चल रहा है कि हमको ये दवा पसंद है इसलिए तुम ये दवा खा लो, तुम्हारी बीमारी क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से तो संगठन नहीं चल बट सकता। पार्टियों में और लोग भी होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये नेटवर्किंग करने वाले लोग, दूसरे राहुल गांधी कुछ ही लोगों से कंफर्टेबल हैं। देखिए, दिक्कत कांग्रेस की ये है कि उनके सबसे बड़े मैनेजर हुआ करते थे अहमद पटेल। वो इस तरह की मैनेजमेंट का काम कांग्रेस प्रेसिडेंट और मिसेस गांधी के लिए किया करते थे, और वो होल सोल पर्सन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल दोनों लोग अब चले गए दुनिया से। तो जो बैकरूम बॉय की पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, उसके लिए वो टोटली जयराम रमेश पे निर्भर है। जयराम रमेश एक इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर है। मल्लिकार्जुन खड़गे बिना पूछे राहुल गांधी से कुछ कर नहीं सकते, उनकी भी टीम में कुछ अच्छे लोग हैं। तो आप देखिए, पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव घोषित हो चुका है, एक ट्वीट मैंने प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के चुनाव पे मैंने तो सब नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखा, ना एआईसीसी की तरफ से देखा। दिल्ली कांग्रेस अब जो अपना लिखता रहे लिखते रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। कैंडिडेट डिक्लेयर करने के सिवा कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी नहीं गए, केंद्र का कोई बड़ा नेता नहीं गया। वो देवेंद्र यादव और दिल्ली के नेताओं तक सीमित होकर रह गई। अब दिल्ली में अगर राहुल गांधी प्रचार करें केजरीवाल के खिलाफ, तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई उनको दोष दे सकता है। भाई केजरीवाल अगर कांग्रेस को बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की, क्यों नहीं राहुल गांधी है मैदान में? आ जाए राहुल गांधी। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को मैदान में आने से? राहुल गांधी ही अपने लोगों को रोक रहे हैं भाई। राहुल गांधी को तो कोई रोकने वाला है नहीं। पहले तो राहुल गांधी को फैसला करना पड़ेगा कि उनको केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है कि नहीं। तो आप केजरीवाल तो छोड़िए, बीजेपी के खिलाफ कहां लड़ रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में कौन सा बयान आया, कौन सा हमला, कौन सा अटैक किया है बीजेपी? ये बोला केजरीवाल ने, पता है आपको? अब जब अशोक गहलोत ने बयान दिया कि केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी तो हमारी दुश्मन है, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, विपक्ष है, तो उन्होंने बोला केजरीवाल ने कि मैंने आपको बीजेपी के खिलाफ बोलते नहीं सुना एक बार भी। सही बात बोली। तो कांग्रेस पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी NRT स्ट्रेटजी है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल ले रहा है। कांग्रेस जब तक चुप नहीं कराया आप कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में कोई फैक्टर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं, नहीं मान रहे। लड़े तो बराबर, ना चुनाव लड़े तो शुरू बराबर। होने से पहले लग रहा था कि शायद कांग्रेस अपने रिवाइवल की कोशिश करेगी, ठीक से लड़ेगी चुनाव। लेकिन चुनाव जैसे जैसे मतलब तारीख की घोषणा नजदीक आई, वैसे वैसे लग रहा है, और अब तो पूरी तरह से लग रहा है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से केवल औपचारिक घोषणा नहीं की है कि हम इस चुनाव में नहीं। अच्छा, बाकी इस चुनाव, ये मदद चुनाव तो केजरीवाल की कर रहे हैं। सीधा केजरीवाल वर्सेस जो है बीजेपी। तो कांग्रेस मदद केजरीवाल की ही कर रही है, यूं ही कहे ना। अब भैया अगर आप अपना सर फोड़ के जो है किसी की मदद करना चाहें तो भगवान बचाएं ऐसी मदद से। ऐसे ही सही। तो आप किसी हालत में तो रहें मदद करने की। आपके पास कुछ देने को होगा तब तो कोई मांगने आएगा। तो आपके पास जो है वो भी गंवा रहे हैं। अगर ठीक से लड़ते, मान लीजिए जो है 10%, 15%, 20% मुस्लिम वोट आपको मिलता, तो केजरीवाल आपके खिलाफ एक हद के बाद नहीं जाते। आज आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि केजरीवाल को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है इर्रेलेवेंट हो गए हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में। अब थोड़ी बात सर केजरीवाल की भी करना चाह रहा हूं। रोज नया पत्ता चल रहा है। अब एक जाट आरक्षण का चल दिया, बीजेपी से पूछा, इन्होंने क्योंकि सामने प्रवेश वर्गों को खड़ा कर दिया, क्योंकि जाट उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक था। कैलाश गहलोत जाट नेता हैं, कैलाश गहलोत चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरी तरफ से प्रवेश वर्मा जो दूसरे बड़े जाट नेता हैं, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो ये उनकी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल जनरली जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आप जातियों को नाम लेते हुए कम देखोगे, दिल्ली में जातिवादी ज्यादा चलता ही नहीं। एक हद तक चलती है, गांव के अंदर चलती है, मैं ये मानूंगा। आप मेट्रोपॉलिटन या फिर जो शहरी इलाके उनको छोड़ते, गांव में अभी भी है दिल्ली के जो गांव है। बट इस बार केजरीवाल
धर्म वाली भी कर रहे हैं, जात वाली भी कर रहे हैं, हर किस्म की राजनीति और ये वाली तो है ही। धर्म तो इसलिए ना सौरभ कि 5 तारीख को पोलिंग है, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हो रहा है, 1 करोड़ लोग जाएंगे प्रयागराज, 1 करोड़ लोग प्रयागराज रोज जाएंगे। तो आप सोचिए किस तरह का धार्मिक माहौल पूरे देश में होगा। उसके बीच में अरविंद केजरीवाल हैं तो उनको जय श्री राम भी बोलना पड़ रहा है, उनको अपनी जो सनातन सभा भी बनानी पड़ रही है। कल वो पंडितों और उनको सम्मानित कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में, और वहां पे उन्होंने बाकायदा जय श्री राम बोला, सनातन सभा बनाई आम आदमी पार्टी की। तो वो ये सब कर रहे हैं ताकि वो कोई कसर छोड़नी नहीं चाहते। अभी भी ये मानिए कि अभी भी 85+ 12% मुस्लिम वोटर हैं, बाकी 85+%, बाकी 2-3 में आप छोटे छोटे निकाल लीजिए, वो भी हिंदू वोटर्स हैं जो सनातनी हैं। मैं पंजाबियों को भी उसके अंदर शामिल करता हूं, क्योंकि पंजाबी और पंजाबी खत्री दोनों को शामिल करता हूं, सिखों को भी शामिल करता हूं। सोचने का नजरिया उनका उस तरीके का है, और उनका सिख कुल वोट मिला के अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल पता नहीं मतलब वो होगा कि नहीं, वही स्थिति लग रही है जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की थी। आप ये बात बार बार कह रहे क्यों? इसलिए 24 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा, वेलफेयर की जितनी स्कीम्स चलाई उनको इतने एफिशिएंट ढंग से एग्जीक्यूट किया, उसके बाद भी चुनाव हार गए। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था उड़ीसा में, मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, और संगठन भी ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा बहुत मजबूत संगठन जो है मध्य प्रदेश या गुजरात जैसा रहा हो, वो भी नहीं था। फिर भी जीत गए, 21 में से 20 लोकसभा जीत गए और स्पष्ट बहुमत आ गया विधानसभा में। तो एंटी इनकम्बेंसी मैंने कल या परसों कहा था कि 2 तरह की होती है, एक शोर मचाती हुई आती है और एक जो है चुप रहती है। तो जो उड़ीसा में था वो एंटी इनकम्बेंसी चुप्पी वाली थी। कहीं चुनाव के दौरान नहीं लग रहा था कि नवीन पटनायक की इतनी बड़ी हार होने जा रही है, लेकिन हार गए। और अरविंद केजरीवाल तो पहला चुनाव लड़ रहे हैं जब भ्रष्टाचार के आरोपी के रूप में जेल जा चुके हैं, जमानत पर रिहा हैं। तो केजरीवाल भी कोई सर्वे करा रखा है क्या जो हमें नहीं पता? और एक बात में वो भी कुछ दिन में बोलेंगे कि सर्वे आया है जो नहीं, बोलते थे ना। सर्वे नहीं बोलेंगे, वो कहें आईबी की रिपोर्ट मेरे पास आई है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ सौरभ, इतना आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल अगर फिर से जनता उनको चुन भी लेती है तो फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, नहीं बन उसमें पाएंगे। कई संदेह हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ नहीं, कानून को, वो नहीं बन पाएंगे। नहीं, दीपक, जो सुप्रीम कोर्ट का बेल का ऑर्डर है उसमें जो कंडीशंस हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते। तो पहला इसी वजह से तो इस्तीफा देना पड़ा। सर वो दूसरी लड़ाई है ना, वो तो हम जीत के आए तब लड़ेंगे ना। फिर फिर आपको जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट, वो- साहब हम तब चीफ मिनिस्टर बन गए, आप क्या करें बताइए? नहीं, तब भी आप चीफ मिनिस्टर थे जब ये आदेश आया था। तो भी ऐसा तो था नहीं कि आप एक्स हो गए थे। और चुनाव जीतने केस पहुंचाने का काम आपका, आप मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं? कुछ केस लग ना जाएगा। चुनाव जीतने का काम अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जो कोर्ट में केस चलता है वो जो पेपर पे लिख दिया सौरभ, मैं झेल रहा हूं कई सारे केसेस, लिख दिया जो 25 साल पहले 20 साल पहले 2013 का एक केस मुझे अभी भी चल रहा है, और 2013 को 1 दिसंबर में 1 महीने में उस आदमी ने जो लिख दिया है मेरे बारे में, वो लिख दिया है। मैं एक बहुत बड़े नेता का एक किस्सा जानता हूं सर, वो गए और बोला कि बचा लीजिए, करप्शन के कई केसेस थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थोड़ा दयालु किस्म के थे, तो उन्होंने ढूंढवाया, तो अधिकारियों ने उनको बताया कि सर इनकी फाइल ऐसी है कि कुछ नहीं हो सकता इनका, आप कितना भी आश्वासन दे लें इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जो फाइल की जरूरत है ना वो अलग है, चुनाव जीत जाना एक अलग बात है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात मुख्यमंत्री है। के रूप में शपथ लेने से नहीं रोक सकता, हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में काम करने नहीं देगा, ये लिख के दे चुका। नहीं, और कोई भी आदमी चुनाव जीतना चाहता है, चीफ मिनिस्टर की चुनाव चली, हर सब कुछ झोंकेगा, वो ठीक है, लेकिन एक अलग डेस्परेशन इसीलिए भी कि ये यहाँ बीजेपी आ गई तो फिर मेरे 10 साल के फिर बाकी 10 बातें साल सामने नहीं, आएंगी। पूरा पॉलिटिकल करियर, उनकी पार्टी का भविष्य सब अंधकार में है। लोकसभा चुनाव ने, ठीक है लोकसभा विधानसभा की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी के लौट कर आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लग रही है। कांग्रेस के आने की प्रबल संभावना लग रही है, पंजाब की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ले देकर उनके पास दिल्ली है, दिल्ली हाथ से निकल गई, तो फिर केजरीवाल के पास बचेगा क्या? और बीजेपी क्या चाहेगी? जड़ समेत खत्म करना, मौका मिले तो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को। निश्चित रूप से
केजरीवाल जो है कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, लेकिन एक इरिटेंट है जो हर समय जो है परेशान करते रहते हैं, चाहे गठबंधन बन रहा हो तब। अब आप कल्पना कीजिए, जब गठबंधन बन रहा था तब लोकसभा में एक सीट थी, हालांकि बाई इलेक्शन में वो भी चली गई। 543 में से एक लोकसभा सीट का नेता कह रहा कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अब रोज बयान देगा, आप क्या करेंगे? अब 3 सीट है ना मेरे ख्याल से? अब हाँ 3 सीट है। हाँ, तो इससे अंदाजा लगाइए अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं। तो उसका जवाब तो एक ही हो सकता है कि आप उनको चुनाव में हराएं, उसके अलावा आप अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात वो बोल, उनका ये सिद्धांत लगता है कि एक झूठ बोलो, ज़्यादा समय चलेगा नहीं, वो गिरे दूसरा बोल दो, वो गिर जाए तीसरा बोल दो, आगे बढ़ते रहो। अब भावनाएं हाथ हो जाएंगी, वरना मैं एक लाइन बोल दूं क्या? बोल ही देता हूँ। 2700 करोड़ का घर, अभी तक ना पीएम हाउस का टेंडर हुआ है, जो उसकी एस्टिमेटेड कास्ट है वो 467 करोड़ है। एक आरसी जहां भी प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग पे रहते हैं, उसमें इतनी जगह ही नहीं कि उसमें 300 करोड़ का कोई कारपेट लगाया जा सके। ना 5000 जूते रखने की जगह नहीं है। वो टाइप 7 के छोटे छोटे, मेरे ख्याल टाइप 7 भी नहीं है, टाइप 5 है। हाँ, जो 3-4 बंगलों के समूह, और उसमें कई सारे बंगले ऐसे हैं जिसमें एक में ऑफिशियल गेस्ट हाउस है, एक में प्रधानमंत्री रहते हैं, एक एसपीजी के लिए नहीं सर, एसपीजी के लिए कई हो गए हैं। और एक जो है उनका मेकशिफ्ट ऑफिस है, जिसके अंदर पूरा सेक्रेटरीट उनका काम करता है। और वो बहुत लुटियंस के जितने ऑर्डिनरी बंगले हैं उसके ही बराबर हैं। और पूरा उससे बड़ा बंगला है 10 जनपद। हाँ, प्रधानमंत्री आवास से। हाँ, वो इसीलिए तो नहीं, मैं आपको एक और बता दूं सर, आडवाणी जी ने मुझे एक बार किस्सा सुनाया था। बोले जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए बाद में, तो 10 जनवरी उनको ऑफर हुआ। किसके पहले? राजीव गांधी के पहले। बोले मैंने दूसरा पंडारा पार्क चुना। आज 10 जनपद की पहचान दूसरी होती है। 10 जनपद के साथ और कई कहानियां जुड़ी हाँ, हुई हैं। चलिए सर, वो कहानियां फिर किसी और दिन, एक प्रोग्राम उस पर भी। लेकिन ये आपके सामने राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, दिल्ली का चुनाव, अरविंद केजरीवाल, आज के क्या हालात हैं वो आपके सामने हमने रखे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, दीपक सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।